वेलकम टू ASMM ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट का स्वागत है। चलिए बात करते हैं, अब एक नया टॉपिक स्टार्ट कर जा रहे हैं हम, स्टीम टरबाइन। बेसिकली जो बच्चों को मैंने पीक नाम यहाँ रोक दिए, ठीक है। स्टीम टरबाइन के बाद हम न्यूमेरिकल फिर से करेंगे, लेकिन सेपरेट न्यूमेरिकल करेंगे। तो पहले हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, स्टीम टरबाइन। स्टीम टरबाइन SSC JEE गेट और ES में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली टरबाइन अगर आपसे कुछ पूछता है तो दो टाइप की होती है, इम्पल्स और रिएक्शंस। तो सबसे पहले जो स्टीम टरबाइन बनाई थी वो हीरो ने बनाई थी, इज अ ग्रीक फिलोसोफर 120 BC 2000 एगो, ठीक है, जो कि प्योर रिएक्शन टरबाइन थी। पहला क्वेश्चन आ चुका है, हीरो ने कौन सी टरबाइन बनाई थी? प्योर रिएक्शन टरबाइन थी। मतलब ये था कि एक गोल बॉक्स था, गोल बॉक्स में क्या करा गया था, वहां पर पानी भर दिया गया, ऊपर से एक नट निकालकर वहां पर पानी भर दिया गया और यहां से आग लगा दी, और उसके जो ब्लेड थे वो ऐसे कुछ इस तरीके से बना दिए गए, ठीक है, नोजल टाइप के। ये कुछ इस तरीके से बना दिए नोजल टाइप के, ठीक है, ये नोजल टाइप। और यहां पर क्या कर दिया, आग लगा दी गई, ठीक है, बर्निंग कर दी गई, ठीक है। अब जब बर्निंग कर दी गई तो जो वाटर था वो कन्वर्ट होगा स्टीम में, यानी हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम में कन्वर्ट होगा, वो यहां से निकलेगा तो ये इसको इधर रिएक्शन देगा, ये इसको इधर रिएक्शन देगा, ये क्या हो जाएगी, ये क्या रोटेट करना शुरू कर देगा। तो पहली जो टरबाइन बनाई थी वो फर्स्ट टरबाइन हीरो ने बनाई थी, एक आइडिया दे दिया था। लेकिन फर्स्ट प्रैक्टिकल स्टीम टरबाइन वाज इंट्रोड्यूस चार्ल्स पार्सन्स, इज जस्ट रिएक्शन टाइप। वो कैसे थी, जस्ट रिएक्शन टाइप थी। उसके 5 साल के बाद 5 ईयर जस्ट 1889 जस्ट गॉट्सअप डी लेवल प्रोड्यूस फर्स्ट प्रैक्टिकल इंपल्स टरबाइन, ठीक है। अब देखिए टरबाइन दो टाइप की आपकी होती है, टरबाइन दो टाइप की होती है, इंपल्स और दूसरी होती है रिएक्शंस, ठीक है। इसमें ओनली फॉर काइनेटिक एनर्जी होती है, यहां पर ओनली फॉर काइनेटिक एनर्जी होती है यहां पर। इसमें काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने स्टीम टरबाइन जैसे एग्जांपल तौर पे लेते हैं कि हमारी ये टरबाइन है और यहां पर बेयरिंग्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये टरबाइन है, बेयरिंग्स लगे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पर जो ब्लेड्स हैं, ब्लेड सिंपल ब्लेड है, हम यहां से क्या करेंगे, स्टीम को जस्ट पास करवा देंगे तो ये क्या करेगी, रोटेट कर जाएगी, ठीक है। यहां पर कंट्रोलिंग होती है नोजल से, ठीक है। लेकिन हमने रिएक्शन टाइप में क्या किया, रिएक्शन टाइप में क्या किया, हमने जो ब्लेड थे उन्हीं को नोजल का शेप दे दिया, जो ब्लेड थे उन्हीं को नोजल का शेप दे दिया हमने, उन्हीं का नोजल का शेप दे दिया, ठीक है। अब जब नोजल का शेप दे दिया तो जाहिर सी बात है कि जब इसका आउटलेट होगा वो हाई होगा और इसका आउटलेट क्या होगा, लो होगा, यानी कि ये लो आरपीएम पे हो गई, ये हाई आरपीएम पे हो गई, ठीक है। इसको कंट्रोल करना, रिएक्शन टाइप को कंट्रोल करना बहुत टिपिकल है, लेकिन इंपल्स को कंट्रोल करना बहुत आसान है, क्योंकि यहां पर क्या होती है, ओनली फॉर काइनेटिक एनर्जी। यहां पर क्या होता है, कंट्रोलिंग वाल्व्स होते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं यहां से, ठीक है। लेकिन इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, इतना नोट करिए। फिर हम बात करते हैं 1/1 टरबाइन की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है गेट और SSC के लिए। अब बात करते हैं इंपल्स टरबाइन। इंपल्स टरबाइन को हमने बोला डी लेवल टरबाइन, और डी लेवल टरबाइन मतलब ओनली फॉर काइनेटिक एनर्जी। मतलब हमने यहां पर अगर कभी क्वेश्चन आता है, डी लेवल टरबाइन होती है वन सेट ऑफ नोजल, ठीक है, और एक मूविंग ब्लेड, ठीक है। अब बात करते हैं, यहां पर हमने एक नोजल ले लिया, मूविंग ब्लेड ले लिया, बीच में इसको पार्टीशन कर दीजिए, चाहो तो ये लिख लो नोजल, यहां लिख लो प्रेशर, प्रेशर और ये वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो बेटा, नोजल का काम क्या है, नोजल का काम क्या है, नोजल का काम ओनली फॉर प्रेशर को घटाना, वेलोसिटी को बढ़ाना और एंट्रोपी कांस्टेंट। नोजल का बस इतना सा काम है, टेक्निकली काम है प्रेशर को डिक्रीज करना, वेलोसिटी को बढ़ाना। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहां से इसने वेलोसिटी क्या की, बढ़ाई, ठीक है। मूविंग ब्लेड पर क्या हो गई, जब ये मूविंग ब्लेड पर टकराई, मान लो जैसे मूविंग ब्लेड है और आपकी जब ये मूविंग ब्लेड है, जब आपकी स्टीम टकराएगी तब इसको वेलोसिटी का क्या होगा, लॉस होगा, एक साथ तो नहीं घूम जाएगा, कुछ ना कुछ इसका लॉस होगा। तो लॉस कितना होगा वेलोसिटी का, 20% लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बात खत्म हो गई, ठीक है। अब क्या है, प्रेशर को घटाना,
यानी कि यहां पर प्रेशर ऊपर बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या होगा, यहां से डिक्रीज होगा, लेकिन मूविंग ब्लेड पर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा, यानी प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा मूविंग ब्लेड पर। इतनी बात क्लियर हुई, प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा मूविंग ब्लेड पर। अब क्या हुआ कि जब हमने नोजल से आउटलेट आ रहा है तो 25 से 30 हजार का आरपीएम का आउटलेट आ रहा है, मतलब इतनी काइनेटिक एनर्जी आ रही है। 25 से 30 हजार, 25 से 30 हजार जब काइनेटिक एनर्जी आ रही है तो आपकी जो टरबाइन है वो रोटेट करना इम्पॉसिबल, मतलब हमें जो टरबाइन है स्टीम टरबाइन वो 3000 आरपीएम पे रोटेट करती है, लेकिन हमारा क्या आ रहा है, इतना आउटलेट आ रहा है, टरबाइन रोटेट ही नहीं कर पाएगी, यानी कि हमारी जो बिजली है वो प्रोड्यूस ही नहीं हो पाएगी। अब हम क्या करेंगे, उस जगह पर हम इसको रिड्यूस करेंगे, मतलब वहां पर फिक्स ब्लेड मूविंग ब्लेड लगाएंगे, मतलब कंपाउंडिंग करेंगे। तो एक टर्म हमने उठाई कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब है मीन रिड्यूस रोटर स्पीड, मतलब जो रोटर स्पीड थी हमारे पास सिंक्रोन जनरेटर है ही नहीं, अगर हम इतनी आरपीएम में घुमा सकते थे और इतनी आरपीएम पर बिजली अगर प्रोड्यूस कर सकते थे तो हमारे पास बिजली की जो किल्लत है वो खत्म हो जाती, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, हमारे पास जो आरपीएम है वो 3000 आरपीएम है, ठीक है, इसीलिए हम इसको इस करंट एनर्जी को रिड्यूस करके लेके आना है। तो हमने वहां क्या किया, फिक्स ब्लेड मूविंग ब्लेड, फिक्स ब्लेड मूविंग ब्लेड लगा दिए, जिसको हम बोलते हैं कंपाउंडिंग। तो लिखा हुआ है स्टीम वेलोसिटी इज बिकम वेरी हाई, सुपरसोनिक वेलोसिटी ऑफ स्टीम बेसिक में पढ़ चुके, v बराबर अंडर रूट 2gh h1 माइनस, मतलब वहां पर एंथैल्पी का लॉस हो रहा है। द प्रैक्टिकली स्पीड रेंज इज नेसेसरी टू कन्वर्ट इट सेवरल स्टेप, मतलब वही स्टेप क्या है, फिक्स ब्लेड मूविंग ब्लेड लगाएंगे and decrease the steam velocity and rotor speed. Practically level, this is called term called compounding. अगर इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंडिंग बोलते हैं, मतलब हमने क्या किया, फिक्स ब्लेड मूविंग ब्लेड लगा दिए, इस कंडीशन को हमने कंपाउंडिंग बोल दिया। अब कंपाउंडिंग हमने तीन टाइप की है, वेलोसिटी कंपाउंडिंग, प्रेशर कंपाउंडिंग, वेलोसिटी एंड प्रेशर कंपाउंडिंग। जो वेलोसिटी कंपाउंडिंग है उसका कर्टिस टरबाइन, ठीक है, अब प्रेशर कंपाउंडिंग का टरबाइन रेक्टिव टरबाइन रखा गया था, ठीक है। ये एसएससी ने बहुत पूछा है, ये बहुत पूछता है एसएससी, ठीक है, इसके 1 बाय 1 बात करेंगे, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, इतना नोट करिए फिर आगे चलते हैं, इतना नोट करिए फिर आगे चलते हैं। यहां पर बहुत सिंपल सा टॉपिक है, कुछ नहीं है, बस समझना है आपको अच्छे से, अगर समझ में नहीं आया तो समझ लीजिए बहुत गड़बड़ हो जाएगी आपकी, ठीक है। हो गया सबका, आप लोगों ने नोट करा, चलो नोट कर लीजिए, हो गया नोट सबका, हो गया ना, चलिए चलिए आगे बात करते हैं वेलोसिटी कंपाउंडिंग टरबाइन। वेलोसिटी कंपाउंडिंग टरबाइन को हम बोलते हैं कर्स्टिस टरबाइन या इंपल्स टरबाइन में इसको यूज करते हैं, व्हील वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, और ये काम करती है इक्वल, लगभग लगभग एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे काम करती है। ये सारे क्वेश्चन एसएससी गेट प्लस ईएस में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। इसको याद रखने का तरीका, वीसी वेलोसिटी में क्या होता है, वेलोसिटी कंपाउंड, मतलब इसको बोलते हैं वेलोसिटी कंपाउंड टरबाइन, सी मतलब कर्टिस टरबाइन, इसमें क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। अब देखिए जो भी काम हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है नोजल में, और थ्रू द ओवरऑल मूविंग ब्लेड फिक्स ब्लेड क्या है, सब जगह प्रेशर कांस्टेंट है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां से वेलोसिटी जब आउटलेट होगी, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, मूविंग ब्लेड पे टकराएगी तो इसकी स्पीड थोड़ी सी घटेगी, ठीक है। अब हमने फिक्स ब्रेक लगा दिया, फिक्स ब्रेक का काम क्या है, जो ये मैग्नीट्यूड आया है उसको उसी डायरेक्शन में फिर से भेजना और उसी वेलोसिटी से बढ़ा के भेजना, ठीक है, ये ऐसे चलता रहेगा, थोड़ा घटा दीजिए हल्के हल्के, लॉस हो जाएगा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहां पे लिख दिया गया, आप पेपर में बिल्कुल ऐसे बनाएंगे, सिंपल डायग्राम बनाएंगे, कोई रट्टी को जरूरत नहीं है। फिक्स ब्लेड रोल जस्ट चेंज द डायरेक्शन एंड डायरेक्शन ऑफ स्टीम जस्ट एंड इंक्रीज द स्पीड, यहां पर क्या बढ़ा देगा, वो स्पीड को, वेलोसिटी को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। और कभी कभी ये आ जाता है कि हाइट को क्या करता है, हाइट को भी बढ़ा देता है, मूविंग ब्लेड पर हाइट बढ़ा देगा तो आपको क्या करेगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। इंपल्स टरबाइन प्रेशर कांस्टेंट ओवरऑल ब्लेड बट वेलोसिटी डिक्रीज, सामने दिख रहा है सबको। एडवांटेज लार्ज हीट ड्रॉप, क्योंकि लार्ज हीट ड्रॉप इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो जो ब्लेड्स होते हैं मूविंग बहुत पास पास लगा जाते हैं, ठीक है, बिकॉज स्मॉल नंबर ऑफ स्टेजेस। दूसरा है नंबर ऑफ मूविंग ब्लेड रो इन व्हील
इंक्रीज। बहुत पास पास होती है सारी चीजें। कास्ट आयरन सिलेंडर में भी यूज्ड शेडिंग मटेरियल, यहां पर क्या होता है, कास्ट आयरन का सिलेंडर इस्तेमाल किया जाता है। चौथा है प्रेशर डिक्रीज इन नोजल नॉट वर्क इन हाई प्रेशर सराउंडिंग, मतलब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हाई पर वर्क नहीं कर सकती है। सो दे आर टरबाइन हाउसिंग नीड नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, जो उसका हाउसिंग होता है बाहर से कंपेयर जब खाका लगाए जाते हैं वो हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं हमें। डिसएडवांटेज सिंगल रो व्हील स्टीम कंप्रेशन इन हाई सो आयरन सिलेंडर कास्ट नॉट बी यूज, मतलब यहाँ पर क्या है, मतलब कास्ट आयरन का सिलेंडर, आयरन का सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, बस क्या होगा, कास्ट आयरन का सिलेंडर इस्तेमाल करेंगे। अब एसएससी हो चाहे गेट हो, एसएससी हो चाहे गेट हो, बस ये पूछा गया है वेलोसिटी वीसी अपॉन पी। वेलोसिटी में क्या होता है, वेलोसिटी कंपाउंड में क्या बोलते हैं, कस्ट टरबाइन बोलते हैं, और क्या होता है वहां पर प्रेशर कांस्टेंट होता है वीसीपी। चौथा याद रख लीजिएगा वीसीपी। वेलोसिटी में वेलोसिटी वी मतलब वेलोसिटी कंपाउंडिंग टरबाइन में कौन सी टरबाइन होती है, कस्टेज टरबाइन होती है, जिसमें क्या होता है प्रेशर कांस्टेंट और वीसीपी। ठीक है, याद रखिए, शॉर्टकट है ये। वहां से बस इतनी से ही सारी चीजें पूछ ली जाएंगी आपको। ठीक है, एक नंबर का न्यूमेरिकल आता है, इससे कोई लेना देना नहीं है और ना ही इससे लेना देना है। बस ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपकी हैं और एक ये इंपॉर्टेंट चीज है, बस यहां से और कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इतना नोट करिए, तब आगे चलते हैं हम लोग। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया, नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया ना, चलो आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, प्रेशर कंपाउंडिंग टरबाइन। प्रेशर कंपाउंडिंग टरबाइन जो बोला गया था रेक्टिव टरबाइन, या जिसको शॉर्ट में बोलते हैं पीआर, प्रेशर प्रेशर कंपाउंड टरबाइन क्या होता है, रेक्टिव टरबाइन, जो कि क्या है, रिएक्शन टरबाइन कैटेगरी में आती है। यानी कि यहां पर क्या लगा, सारा का सारा सीरीज में लगा। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब हमारे पास नोजल है, ठीक है, सॉरी, यहां पर हमारा प्रेशर है, ये हमारी वेलोसिटी है। अब नोजल में क्या हो रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, घट रहा है, लेकिन मूविंग ब्लेड पर क्या है, कांस्टेंट है। फिर उसके बाद प्रेशर क्या हो रहा है, फिक्स, नोजल लगी हुई, भाई नोजल का मतलब क्या है, प्रेशर को घटाना, तो प्रेशर फिर घटेगा। ठीक है, मूविंग ब्लेड पर क्या है, प्रेशर कांस्टेंट, मतलब यहां पर प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद मूविंग ब्लेड पर फिर कांस्टेंट, फिर फिक्स नोजल लगी हुई है, फिर घटेगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि यहां प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, इधर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद क्या है, यहां पर वेलोसिटी जो है फिक्स नोजल में क्या होगी, वेलोसिटी यहां से क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि कांस्टेंट है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, वेलोसिटी हाई होगी, मतलब वेलोसिटी क्या होगी, यहां इंक्रीज होगी जहां प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। फिर क्या होगा, फिर घटेगी, फिर बढ़ेगी, फिर घट जाएगी। ठीक है, इसका मतलब है 2 to 4% मेरा काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो गया यहां पर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए, प्रेशर डिक्रीज वेलोसिटी इंक्रीज, यहां आप देखिएगा, प्रेशर डिक्रीज वेलोसिटी इंक्रीज एंड अदर फॉर द ब्लेड हाइट हैज टू बी इंक्रीज। यहां ब्लेड की जो हाइट है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, मूविंग ब्लेड है टुवर्ड्स द लो प्रेशर साइड। अब ये पूछा गया है कि ब्लेड की हाइट कहां होती है, तो हमेशा हाइट जो ज्यादा होती है लो प्रेशर के साइड में होती है। यहां पर कन्वर्जन डायवर्जन मतलब सीडी नोजल यूज की गई है, कन्वर्जन डायवर्जन नोजल का इस्तेमाल किया गया है। इससे ज्यादा एसएससी ने नहीं पूछा है, ना गेट ने पूछा है, ना ईएस ने पूछा है। ठीक है, बेसिकली बस यही कैटेगरी पूछी गई है, इतनी बात। ठीक है, अब यहां पर ये एटमॉस्फेयर से ज्यादा हाई पे काम करती है, इसका मतलब इसको केसेस से क्या होना, ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इसका मोटा केस होगा यहां पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल पोर्शंस की। न्यूमेरिकल पहले थ्योरेटिकल बात कर लेते हैं। ये न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होगा, आपने जो फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ी होगी, जैसे बुक में समझाया गया मैं वैसे नहीं समझा रहा हूं। जैसे आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा है टरबाइन का डायग्राम, इनलेट ट्रायंगल आउटलेट ट्रायंगल, ठीक है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो यहां से बहुत सिंपल हो जाएगा आपको समझना। ठीक है, दोनों तरीके समझा दूंगा, पहले ये समझ लो
यहां पर क्या है, नोजल लगी हुई है, नोजल से यहां पर ये क्या है, ये ब्लेड है, यहां से लेके यहां तक ब्लेड है, जहां से ब्लेड ने यहां पर क्या किया, नोजल की वेलोसिटी को स्ट्राइक किया, v1 वेलोसिटी जिसकी क्या है अल्फा है, यानी कि इसके दो कंपोनेंट है, एक वर्टिकल कंपोनेंट एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जिसको बोलते हैं vf मतलब फ्लो कंपोनेंट, vw1 वर्क कंपोनेंट। जब ये दोनों आपस में टकराएंगे तो ये क्या रिलेटिव वेलोसिटी होगी, जिसको हम बोलिए vr1, जिसका एंगल बोल दिया हमने थीटा। ऐसे आउटलेट पे बन जाएगा पूरा, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये वेलोसिटी जेट की वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी है, फ्लो वेलोसिटी है, ये एंगल है जेट का, ये ब्लेड का एंगल है, ठीक है, ये जेट का एंगल है, ये ब्लेड का एंगल है, ठीक है, ये बात क्लियर हुई, ये वर्क कंपोनेंट है। अब देखो, अगर ब्लेड, अब यहां पर कुछ कंडीशन है, अगर ब्लेड मेरा सिमेट्रिकल है तो थीटा इजिकल टू फाइव हो जाएगा, अगर ब्लेड मेरा फ्रैक्शनलेस है तो Vr1 इजिकल टू Vr2 हो जाएगा, अगर फ्रैक्शन है तो K इजिकल टू Vr2 डिवाइड बाई Vr1, जिसको बोलते हैं ब्लेड फैक्टर या ब्लेड वेलोसिटी कोफिशिएंट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 0.9 से लेके 0.95 तक, ठीक है। अगर फ्रैक्शनलेस है तो Vu1 इजिकल टू Ut इजिकल टू U हो जाएगा, Vr2 इसका ज्यादा होगा, Vr1 ज्यादा होगा Vr2 से, ठीक है। अब देखिए, अब ये मेरा मेरा कंपोनेंट है, मुझे ये तोड़ना है ये वाला कंपोनेंट तोड़ना है, तो आप कैसे तोड़ोगे, इधर क्या हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, Vr1 साइन थीटा, और इधर कंपोनेंट क्या होगा यहां से Vr2 क्या हो जाएगा, Vr2 cos थीटा। अब देखो Vr2 cos थीटा, मैं यहां लिख दे रहा हूं Vr2 cos थीटा, सॉरी Vr2 cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि Vr2 cos थीटा, सॉरी Vr1 है ना ये, तो Vr1 cos थीटा किसके बराबर होगा, Vw1 माइनस U1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, वही मैंने यहां पे लिख दिया है। ऐसे ही इसको तोड़ेंगे, अब देखो ये वाला ट्राइंगल तोड़ लिया रिलेटिव वेलोसिटी का, अब यहां पर बड़ा ट्राइंगल तोड़ेंगे, अब देखो ये वाला क्या टूटेगा, Vr2 साइन फाइव, और क्या टूटेगा Vr2 cos फाइव। अब Vr2 cos फाइव किसके बराबर हो जाएगा, ये पूरे, क्योंकि ये पूरा ट्रायंगल तोड़ा है ना, यहां से लेके यहां तक ये पूरा ट्रायंगल तोड़ा है, तो ये हो जाएगा Vr, मैं यहां लिख देता हूं Vr2 cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा, U2 प्लस Vw2 के बराबर हो जाएगा। इसके आगे का डेरिवेशन हम देखते हैं। यहां तक बात क्लियर हुई, यहां तक किसी को दिक्कत समझने में तो बोलो, ठीक है। थोड़ा सा केस टिपिकल है, कोई दिक्कत नहीं है, अब हम सिंपल तरीके से समझ लेंगे इसको, थोड़ा सा टिपिकल है नो डाउट। यहां तक समझ में आया सबको, चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं एफिशिएंसी डायग्राम की। एफिशिएंसी डायग्राम होता है वर्क डन बाय द ब्लेड डिवाइडेड बाय एनर्जी सप्लाई, मतलब आउटपुट डिवाइडेड बाय, सिंपल भाषा में आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, आउटपुट मतलब वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई। अब यहां पर जो डायग्राम है, इस डायग्राम एफिशिएंसी को बोलते हैं द इफेक्टिवनेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्टीम एनर्जी इनटू द वर्क इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ डायग्राम एफिशिएंसी, मतलब हम कितनी जो स्टीम है उसको कितना वर्क डन में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं डायग्राम एफिशिएंसी या यूटिलाइजेशन फैक्टर या ब्लेड एफिशिएंसी, कई नाम से पुकारा जाता है इसको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पावर, पावर होती है F इंटू फोर्स इंटू वेलोसिटी ब्लेड की, ठीक है। एक्सियल फोर्स या थ्रस्ट फोर्स, जिसको बोलते हैं मास फ्लो रेट इंटू Vf1 माइनस Vf2। उसके बाद वर्डन, वर्डन होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स हमारा क्या है, निकाल दिया हमने Mvw1। अब लेकिन यहाँ पर जो फोर्स लेंगे वो वर्क कंपोनेंट का लेंगे, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर लिया हुआ है Vw1, और इसी की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे बाद में, तो मास फ्लो रेट डिवाइड बाई Vw1 प्लस Vw2 इंटू डिस्टेंस, इस t को इसके नीचे ले जाओ तो ये क्या बन जाएगा, वेलोसिटी बन जाएगा, मतलब ब्लेड की वेलोसिटी यहाँ पर काउंट करनी है mu1 Vw1 प्लस Vw2। ये इतने फार्मूले थे, और ये सब के सब ये एसएससी में बहुत बार पूछा गया है कि डायग्राम एफिशिएंसी क्या होती है, ब्लेड एफिशिएंसी क्या होती है, ठीक है, इतना नोट करिए, इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। अब हम इसके आते हैं डेरिवेशन के ऊपर, एक छोटा सा डेरिवेशन है, हमने सारी चीजें लिख दी हैं, अब आपको ये काउंटिंग करना है आगे, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए सब लोग। इतना नोट कर लीजिए, हो गया सबका नोट,
चलिए आगे चलते हैं, अब इसका डेरिवेशन देखते हैं एक छोटा सा। चलिए इसका एक छोटा सा डेरिवेशन देखते हैं जो हम बात कर रहे थे इसके। एफिशिएंसी ब्लेड डायग्राम एक्चुअल वर्क डिवाइडेड बाय एनर्जी इनलेट, मतलब आउटलेट डिवाइड बाय आउटपुट, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, सिंपल समझ सकते हैं। और इनपुट फॉर्म में क्या है, काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में है। वर्डन हम प्रूफ कर सकते हैं, m फोर्स इनटू डिस्टेंस क्या है, m u1 vw1 प्लस vw2 डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी, एम से एम कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, टू यू वन वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू, ठीक है, वी वन का स्क्वायर। अब हमने देखा कि वी वन वी डब्ल्यू वन प्लस वी पहले वैल्यू निकाल चुके, वो हमने वैल्यू पुट कर दी यहां से, ठीक है। और ये वाला ये डाटा बाहर निकालिए, वी टू यू वन वी वन का स्क्वायर वी आर वन कॉस थीटा, यहां से क्या किया हमने, वी आर वन बाहर निकाल लिया तो क्या बचा, वी वन प्लस वी आर टू डिवाइड बाई वी आर वन कॉस फाइव बटे कॉस थीटा। इसको हमने बोल दिया एन, कोई भी डाटा ले सकते हो, इसको हमने बोल दिया एन। और ये हमारे पास था के, लॉसेस था, तो टू यू वन वी वन वी आर वन कॉस थीटा वन प्लस के एन, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। हम जानते हैं वी आर वन बाई द ट्राइंगल, चाहो तो लिख सकते हो बाई ट्राइंगल, ठीक है, वी आर वन कॉस थीटा वी डब्ल्यू वन माइनस यू वन, और वी डब्ल्यू किसके बराबर था, वी वन कॉस अल्फा के बराबर। अगर ये बात समझ में आया तो मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो वी आर वन कॉस थीटा वी आर वन कॉस अल्फा माइनस यू, इसकी जगह पर हमने ये पुट कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो यू वन वी वन कॉस अल्फा वी वन का स्क्वायर, यू वन का स्क्वायर वी वन का स्क्वायर वन प्लस के एन वी वन का स्क्वायर। अब हमने जानते हैं यू वन अपॉन वी वन जो होता है ब्लेड स्पीड रेशियो होता है, इसको हम बोलते हैं रो से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक v से एक v कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ से v यू वन अपॉन वी वन, ठीक है। तो रो कॉस अल्फा माइनस रो स्क्वायर वन प्लस के एन, इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया। मैक्सिमम मिनिमम आपने पढ़ा हुआ, जब हम मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं तो उसको पहले डिफरेंशिएट करते हैं, उसके बराबर जीरो रखते हैं, तो हमने इसको डिफरेंशिएट करके बराबर जीरो रख दिया। इतनी वैल्यू, ये तो जीरो होगा, ये भी जीरो हो जाएगा, बस ये वैल्यू बचेगी, तो ये तो वन हो जाएगा, ये टू टू सिग्मा डेंसिटी हो जाएगा, तो टू कॉस, इतना हिस्सा बचेगा टू कॉस अल्फा माइनस टू सिग्मा बराबर जीरो। तो मैक्सिमम डेंसिटी क्या हो गई, मैक्सिमम स्पीड रेशियो कितना आ गया, कॉस अल्फा डिवाइड बाय टू। ये एसएससी जेई प्लस गेट में पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद हमने ये वाला फॉर्मूला उठा के मैक्सिमम एफिशिएंसी हमने उठा के यहाँ पुट कर दी, तो ये वैल्यू आ गई मैक्सिमम एफिशिएंसी कॉस अल्फा डिवाइड बाय टू वन प्लस के एन। मतलब आप ये वैल्यू, इसकी ये वाली जो सिग्मा मैक्सिमम है कॉस अल्फा डिवाइड बाय टू यहाँ पुट करो, कॉस अल्फा डिवाइड बाय टू यहाँ करोगे, उसका जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाय टू वन प्लस के एन। हमने बोला सिमेट्रिकल वैल्यू है, तो थीटा इज इक्वल टू 5 और n इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो वी आर वन इज इक्वल टू वी आर टू के वन फ्रैक्शनलेस बोल दिया गया। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी आ गई कॉस अल्फा डिवाइड बाय 2, और यहां से 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बच गई मेरे पास सिग्मा और एफिशिएंसी मैक्सिमम कॉस स्क्वायर अल्फा। ये भी एसएससी ने कई बार पूछा है, गेट में भी है ये बात, और आईईएस में भी है ये बात, ठीक है। अब हमें निकालना है वर्टन मैक्सिमम, तो वर्टन हमारे पास मैक्सिमम कितना था, देखिए ये वैल्यू हमारे पास है लिखी हुई, तो यू वन वी वन कॉस अल्फा माइनस यू वन प्लस के एन, के हमने वन रख दिया, एन को टू रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा टू हो जाएगा, ये टू से टू बाहर निकल के आ गया यहाँ पर, ठीक है, टू यू वन वी वन कॉस अल्फा माइनस यू वन। अब हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, कॉस अल्फा की वैल्यू यहां से पुट कर दी, तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, टू सिग्मा, तो टू सिग्मा यू वन अपॉन वी वन, जब इसको सॉल्व करें टू वी वन बचेगा, तो डब्ल्यू मैक्सिमम कितना आ गया मेरा, टू यू वन नोट सिग्मा कॉस अल्फा डिवाइड बाय टू। अगर अल्फा की वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब हो गया कि जो ब्लेड की वेलोसिटी है वो जेट की वेलोसिटी की आधी होगी, ब्लेड की वेलोसिटी जेट की वेलोसिटी की आधी होगी। अगर cos अल्फा अगर बराबर वन हो जाता तो u1 अपॉन v1 ये वन हो जाएगा, यानी कि वर्टन आपका टोटली जीरो हो जाएगा। तो एक ये डेरिवेशन आपका फुलफिल हुआ है यहाँ पर, ठीक है, इतना नोट करिए सब लोग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे के सारे, जितने कोष्टक में बंद करे गए हैं इस सब के सब एसएससी गेट ईएस ने पूछ रखे हैं। मैं डेरिवेशन इसलिए करा देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है, कहीं किताबों में ढूंढने की जरूरत नहीं है, सिंपल तरीके से है बिल्कुल डेरिवेशन। अगर किसी को समझ में ना आए तो यूट्यूब पर आप कमेंट कर या व्हाट्सअप करके या मुझे कॉल करके आप पूछ सकते हो बेफिक्र, ठीक है।
चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलिए आगे बात करते हैं इम्पल्स और रिएक्शन का डिफरेंस। देखो यहाँ पर इम्पल्स तो हम पढ़ चुके हैं, ये है थीटा इक्वल टू 5 सिमेट्रिकल है, लेकिन यहाँ पर थीटा बड़ा होगा 5 है तो अनसिमेट्रिकल कहलाएगा। Vr1 Vr2 होगा क्योंकि वेलोसिटी सेम है, लेकिन Vr2 यहाँ आउटलेट ज्यादा होगा, यहाँ से Vr1 कम होगा। यहाँ पर थीटा cos अल्फा बाई 2 होगा, यहाँ पर सिंपल cos अल्फा होगा। ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम हमने निकाला था cos स्क्वायर अल्फा, यहाँ पर होगा 2 cos स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा। इससे ज्यादा एसएससी में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, डिग्री ऑफ रिएक्शन टरबाइन जिसको बोलते हैं आरडी से डिनोट करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ हीट ड्रॉप ओवर द मूविंग ब्लेड टू द टोटल हीट ड्रॉप इन द स्टेज। मतलब मूविंग ब्लेड, टोटल हीट, फिक्स ब्लेड और मूविंग ब्लेड पर कितनी हीट ड्रॉप हो रही है, तो आरबी हीट ड्रॉप इन मूविंग ब्लेड डिवाइड बाय हीट ड्रॉप इन द स्टेज। स्टेज का मतलब टोटल स्टेज, मतलब मूविंग ब्लेड और फिक्स ब्लेड। तो डेल्टा एच एम इज इक्वल टू सॉरी बटे डेल्टा एच एफ प्लस डेल्टा एच एम। केस है यहाँ पर 3 केस पूछे जा चुके हैं। अगर डेल्टा एच एम जीरो है, ये जीरो हो जाएगा तो पूरा हिस्सा क्या होगा, जीरो, आर टी जीरो हो जाएगा। केस हो जाएगा प्योर रिएक्शन टरबाइन। नंबर ऑफ एंथैल्पी ड्रॉप ऑफ स्टीम इन मूविंग ब्लेड इन ऑल ड्रॉप इन द नोजल। जो भी होगा वो नोजल के अंदर होगा, ब्लेड पर कुछ नहीं होगा। उसके बाद है अगर डेल्टा एच एफ जीरो हो जाए, तो जब ये जीरो हो जाएगा तो इससे ये कट जाएगा, 100% आएगा, मतलब आरडी क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको बोलेंगे प्योर रिएक्शन टरबाइन, जिसको बोलेंगे आरडी क्या 100% है और टरबाइन कौन सी, हीरो है। अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, इसके ऐसा रख के देख लो, यहाँ पर ये डेल्टा एच एम, ये क्या हो गया एच एफ, या डेल्टा एच एम कर दो, डेल्टा एच एम प्लस डेल्टा एच एम, तो क्या हो गया डेल्टा एच एम, डेल्टा एच एम क्या होगा 2 डेल्टा एच एम, ये कर देगा तो हाफ हो गया। तो हाफ आरबी हाफ या 50% रिएक्शन टरबाइन, इसका परसेंट टरबाइन बोला जाएगा। इससे ज्यादा एसएससी नहीं पूछता है कभी, ना गेट पूछता है ना ईएस पूछता है। ठीक है, यहाँ पर इतना देखिए, कोई दिक्कत हो तो बोलिए, कोई पॉइंट ऐसा समझ में ना आ रहा हो। चलिए अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हो गया सभी का, नोट कर लीजिए आराम से। डिफरेंस जरूर देखिएगा, इंपल्स और रिएक्शन का जो डिफरेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चाहे वो गेट पढ़ रहे हो, चाहे ईएस पढ़ रहे हो, चाहे वो एसएससी पढ़ रहे हो, कुछ भी तैयारी कर रहे हो, दुनिया की कोई भी तैयारी, इवन यहाँ तक आरआरबी जेई भी पूछ चुका है। ठीक है, तो तैयारी आप कुछ भी कर रहे हो, टेक्निकल आपका लगभग सेम है, किसी में ज्यादा है तो किसी में कम है। ठीक है, तो यहां तक सब लोग नोट कर लीजिए प्रॉपर तरीके से, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्टेट पॉइंट है रीहीट फैक्टर। अब हमने क्या किया कि वहां पर जो यूज होता है ये एचएस डायग्राम, ये मल्टी स्टेज टरबाइन के लिए है। यहां से लेके यहां तक जो हमारा 1 से लेके 2 पॉइंट है, और सॉरी 1 से लेके 5 पॉइंट है, ये आइसेंट्रोपिक है। लेकिन ये जो डैश है 1 से 2 और 2 से डैश, 3 3 से डैश, 4 4 से डैश, 5 से 5 डैश, ये 3 4 5 जो है ये आइडियली है, और ये जो डैश वाले हैं वो लॉसेस केस हैं। तो लिखा रीहीट फैक्टर कम्युलेटिव हीट ड्रॉप, कम्युलेटिव हिंदी बोलते इकट्ठा, आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप मतलब टोटल हीट ड्रॉप मतलब आइडियली। ठीक है, तो H1 माइनस H2 डैश, H2 डैश माइनस H3 डैश, H3 माइनस H4 डैश, मतलब इसमें से इसको हटाते चले जाएंगे, तो H4 माइनस के H5 डैश डिवाइड बाई H1 माइनस के H1, क्योंकि ये आइडियली है। ठीक है, कंसीडर मल्टी स्टेज टरबाइन के लिए इस्तेमाल किया गया है। दिस कर्व आर टर्म कंडीशन कर्व। जो रीहीट फैक्टर है 1.04 से लेके 1.08 तक इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा टर्म आपका खत्म हो गया है, स्टीम टरबाइन खत्म हो गई। यहाँ पर ना ही तो गेट में इतना ज्यादा है, ना ही ईएस में है, ना ही तो एसएससी में है। ठीक है, इससे ज्यादा पूछा नहीं जाता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत आते हैं। इसके न्यूमेरिकल हम कल से बात करेंगे। ठीक है, जो भी बच्चे बीटेक या गेट के देख रहे हैं, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो दोस्त हैं उनको ये चैनल प्रमोट करिए, ताकि आपको और अच्छी एजुकेशन मिल सके, ताकि हम और बेहतरीन वीडियो बना सकें आपके लिए। ठीक है, तो बाकी जो भी है जहां से भी देख रहे हैं, तो मुझे कम से कम कमेंट करा करें कि आप कहां से देख रहे हैं, कि गाजियाबाद से, इलाहाबाद से, लखनऊ से, बरेली से, कहां से, ये जरूर मुझे बताया करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चलिए ये नोट कर लीजिए सब लोग, फिर इसको रब करते हैं। उसके बाद ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, कुछ बचा नहीं है इसमें, टोटल फुल वीडियो लेक्चर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, यहां तक नोट कर लीजिए सब लोग।
चलिए सबका नोट हो गया।